नमस्कार, 12 बजे की 12 बड़ी खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अखंड राय। और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल प्लेटफॉर्म आईबीसी 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। 12 बजे की महत्वपूर्ण खबरों की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें कि चुनाव नजदीक है 2027 का। समाजवादी पार्टी विपक्ष लगातार बीजेपी को घेरने में लगा हुआ है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ एनडीए में भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। समाजवादी पार्टी के साथ साथ विपक्ष हो वो लगातार बीजेपी को घेर रहा है, लेकिन अब बीजेपी के अंदर से ही बगावती सुर और निकल करके सामने आ रहे हैं। और एनडीए के जो सहयोगी दल हैं सीटों को लेकर के और आरक्षण को लेकर के बीजेपी को ही घेरते हुए नजर आ रहे हैं। अब एनडीए से ही ऐसी आवाज निकल करके सामने आई है जिसने कहीं ना कहीं बीजेपी के सामने एक मुश्किल नई पैदा कर दी है, नई मुश्किल पैदा कर दी है। और वो कहीं ना कहीं कैबिनेट मंत्री संजय निषाद की तरफ से आई है। संजय निषाद ने साफ तौर पर कहा है कि अगर आरक्षण लागू नहीं करेगी बीजेपी तो वो उसका साथ, या यूं कहे साथ नहीं बल्कि बीजेपी सत्ता से बाहर चली जाएगी। साफ तौर पर 16 तारीख को स्थापना दिवस के मौके पर जिस तरीके से संजय निषाद ने बीजेपी पर हमला बोला है और साफ तौर पर कहा है कि आरक्षण उनका अधिकार है, उनका हक है और इसे देना ही चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं अपने भाषण के दौरान जिस तरीके से उन्होंने पूर्ववर्ती सरकारों का उदाहरण देते हुए, न सिर्फ बसपा का, समाजवादी पार्टी का उदाहरण देते हुए कहा है कि जिस तरीके से उन लोगों ने आरक्षण निषादों का नहीं दिया जिसकी वजह से वो सत्ता से बेदखल हो गए, अगर बीजेपी ने भी ऐसा किया तो वो भी सत्ता से बेदखल हो जाएगी। ऐसे में कहीं ना कहीं अब बीजेपी के सामने भी चुनौती है, क्योंकि उनके सहयोगी दल ही अब उनसे सवाल पूछ रहे हैं और कहीं ना कहीं आरक्षण को लेकर के सवाल कर रहे हैं। अब चलते अपने सभी सहयोगियों के पास, एक एक करके हमारे साथी हमारे साथ जुड़ेंगे जो आज की बड़ी खबर इनके शहरों की है, हमारे दर्शकों को बताएंगे। सबसे पहले हम सुशील के पास चलते हैं, गोरखपुर। सुशील, कौन सी खबर है गोरखपुर से आज की? देखिए अखंड, गोरखपुर की अगर बात करें तो दो बड़ी सबसे खबर है। जो सबसे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज भी एक बड़ी सौगात दी है पीआरडी जवानों को लेकर के। लखनऊ में एक हाईटेक जो है बैरक का उन्होंने यहां से बटन दबा करके सौगात दी है। इसके साथ ही कैशलेस की सुविधा अब होमगार्डों को मिलेगी, जिन्हें कोई नहीं पूछता था। अब उनका भी 5 लाख का बीमा होगा, वो अपने परिवार का और अपना भी मुफ्त जो है जितने भी अर्धसैनिक जो है जो अस्पताल हैं उनका जो वहां पर जाकर के वो अपना इलाज करा सकते हैं और अपने परिवार का। तो एक बड़ी सौगात है। इसको लेकर के जो पीआरडी जवान है वो काफी खुश नजर आ रहे हैं और मुख्यमंत्री को बधाई भी दे रहे हैं, मुख्यमंत्री को धन्यवाद दे रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने उनके बारे में ऐसा सोचा। और इसके साथ ही अब उनसे पूछा जा रहा है कि मुख्यमंत्री जी ने जो एक गुरु मंत्र दिया है उसके बाद आपकी जो ड्यूटी होगी उसमें कितना निखार आएगा। तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अब इसके बाद हमारा सीना जो है और चौड़ा हो गया है महाराज जी से मिलने के बाद। अब इसके बाद हमारी ड्यूटी और ज्यादा जो है निखर के सामने आएगी, हम और मन से ड्यूटी करेंगे। तो ये एक अच्छी चीजें निकल के आई हैं पीआरडी जवानों के जो है शब्दों से। दूसरी अगर खबर बात करें अखंड, तो गोरखपुर में एक चाइनीज मांझे को लेकर के एक व्यक्ति का बाइक से जा रहा था, उसका गला कट गया और 7 टांके लगे हैं। अब इसके बाद हरकत में आई पुलिस ने जो कोतवाली थाना क्षेत्र है जहाँ पे घटना हुई है वहां पर जो है पूरे अलग अलग जितने भी व्यापारी हैं, दुकानदार हैं, उनको पंपलेट दे रही है और उससे जागरूक करी है कि अगर चाइनीज मांझा कहीं मिलता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अभी ये जागरूकता अभियान चला रहे हैं। इसके बाद ड्रोन के जरिए और अलग अलग जरिए जो है वो कार्रवाई करने का दौर शुरू कर देंगे। और निश्चित रूप से चाइनीज मांझे को लेकर लगातार जो घटनाएं आ रही हैं उस पर विराम लगना बहुत जरूरी है। जी और सुशील, सवाल यही है कि आखिरकार इतनी तैयारियां होती है, इतनी बार कहीं ना कहीं कार्रवाई की जाती है, फिर आखिरकार इस पर क्यों नहीं पाबंदी लग पा रही है? क्यों इस तरीके से लगातार, इस तरीके से जो चाइनीज मांझे वो लगातार बिक्री के लिए दुकानों पर उपलब्ध है? आखिरकार पुलिस की कोई कार्रवाई में कमी रह जा रही है? क्या कारण है? हाईकोर्ट ने भी इस पर नाराजगी जाहिर की है। देखिए अखंड, आपने बिल्कुल सही सवाल किया। चूंकि निश्चित रूप से कमी है कहीं ना कहीं पुलिस महकमे में ही नजर आती है। चूंकि अगर कोतवाली थाना क्षेत्र, किसी भी थाना क्षेत्र की अगर हम बात करें और अगर चाइनीज मांझा बिकता है तो कहीं ना कहीं जो है लापरवाही साफ नजर आती है। चूंकि लगातार आप कार्रवाई करते हैं, लगातार जागरूक करते हैं, उसके बाद भी आपके सर्किल क्षेत्र में, आपके शहर में अगर इस तरह की चीजें मिल रही हैं तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान आप पे ही खड़ा होता है कि आपकी कार्रवाई किस तरह की है, या फिर पुलिस की हनक खत्म हो गई है। ऐसे व्यापारियों को जो लगातार मना करने के बावजूद चाइनीज मांझा बेचते हैं उससे लगातार कैजुअलिटी होती है। तो ठीक कहा आपने कि सवाल उन पर ही खड़ा होता है और जरूरत है ऐसी कार्रवाई करने के लिए जो सभी के लिए नजीर बने और इस तरह के जो अनलीगल चीजें हैं उस पर, बिक्री पर पूरी तरीके से रोक लग जाए और इस तरह की चीजें आगे न हो। इसको लेकर एक कठोर कार्रवाई की जरूरत है। जी बिल्कुल कठोर कार्रवाई की जरूरत है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कठोर कार्रवाई की जरूरत कब से है? क्योंकि लगातार इस तरीके की चीजों को लेकर के हाईकोर्ट ने भी सख्त रुख अपनाया है। उत्तर प्रदेश सरकार भी लगातार उस चीज को लेकर के कहीं ना कहीं लगातार एक के बाद एक अधिकारी को निर्देशित कर रही है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इसको लेकर के चीजें कही है। लेकिन अगर इस तरीके से अभी भी चाइनीज मांझे की बिक्री धड़ल्ले से की जा रही है, लोग बेच रहे हैं,
तो दुकानदारों के अंदर खौफ नहीं है। ये एक बड़ा सवाल है कि आखिरकार किस वजह से ये खौफ नहीं है। इसको लेकर के रिपोर्ट जरूर कीजिएगा और अगर हो सकेगा तो उच्च अधिकारियों से बात भी कीजिएगा सुशील कि आखिरकार आप में कहां पर ऐसी कमी रह जा रही है कि ये जो बिक्री की है, जो दुकानदार है इस तरीके से चाइनीज मांझे को लगातार बेचते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। इंद्रवीर हमारे साथ बने हुए रायबरेली से। इंद्रवीर, कौन सी खबर है रायबरेली से आज की? देखिए अखंड, रायबरेली कोतवाली नगर क्षेत्र के अंतर्गत इंदिरा नगर चौकी पड़ती है और इंदिरा नगर मोहल्ला है। इंदिरा नगर में देर रात अगर बात करें तो एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है, जो कि बताया जा रहा है कि एक तांत्रिक द्वारा जो है देर रात पूजा पाठ किया जा रहा था और लगातार आए दिन पूजा पाठ होता करते रहते हैं। और मोहल्ले वासियों ने तमाम बार इनको जो है सावधान किया, सतर्क किया है कि ऐसी चीजें ना किया करें मोहल्ले में रह करके। इसको लेकर के वाद विवाद कई बार हुआ है और कल देर रात अगर बात करें 12 सवा 12 बजे की घटना है और कल फिर ये अपना पूजा पाठ अपने घर में कर रहे थे और कुछ मोहल्ले वासी इनके घर के पास जाते हैं और इनसे बात करते हैं, लेकिन उसी में आवेश में आकर जो तथाकथित तांत्रिक बताया जा रहा है व्यक्ति, इसने जो है हवाई फायर किए हैं और कई राउंड हवाई फायर किए हैं। इसमें बताया जा रहा है कि एक आदमी को मौके पर गोली भी लगी है, लेकिन इस गोली की आधिकारिक पुष्टि अभी रायबरेली पुलिस ने या यूं कहें क्षेत्राधिकारी आशीष निगम ने या रायबरेली पुलिस ने अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं करी। लेकिन मौके से वीडियो है और जो प्रत्यक्षदर्शी है उनका मानना है, उनका कहना भी है, बाइट भी उनकी की गोली लगी है और उनका जिला अस्पताल रायबरेली में देर रात उनको एडमिट कराया गया और उनको जो है कान के पास गोली, लेकिन पुलिस का कहना है कि गोली नहीं लगी है, ये चोट के निशान किसी और चीज के हैं, मारपीट के हैं, लेकिन ये गोली नहीं। लेकिन फायरिंग करते हुए वीडियो वायरल हो रहा है और तमाम सारी चीजें हैं और बताया जा रहा है कई राउंड फायरिंग है। लेकिन इस संदर्भ में जब सदर कोतवाल शिवशंकर सिंह से IBC 24 की बात हुई तो उन्होंने बताया कि देखिए किसी अपने घर में किसी व्यक्ति को पूजा पाठ करने से कोई नहीं रोक सकता और उस व्यक्ति का ये कहना है हम पूजा पाठ करते हैं लेकिन हम कोई तांत्रिक नहीं है, हम अपना एक जो है हमारा पूजा पाठ करने का एक तरीका है, टाइम है, उसको हम करते हैं, हम कोई तांत्रिक नहीं है। और जिस तरीके से विरोध जता रहे हैं उसने अपनी लाइसेंसी जो उनकी अपनी रिवॉल्वर है उससे उन्होंने फायर करी है और अपने आत्मरक्षा में फायर करा है कि जिस तरीके से मोहल्ले वासी आते हैं उनके पास दबाव बनाते हैं, तो ये उसको लेकर एक ही वीडियो के अलग अलग तरीके के वर्जन है। अभी तक आधिकारिक वर्जन किसी तरीके के नहीं आए, लेकिन फिलहाल जो वीडियो वायरल हो रहा है फायरिंग करते हुए वो वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है और इसके तमाम सारे प्रत्यक्षदर्शी जिन्होंने बताया है कि जो है फायरिंग की गई है और गोली भी लगी है और अस्पताल में एडमिट भी है। लेकिन ना ही आधिकारिक अस्पताल के किसी डॉक्टर ने ना ही पुलिस अधिकारी ने किसी ने इस खबर की पुष्टि नहीं करी है कि आखिरकार गोली चली है तो किस वजह से चली है और गोली लगी है या नहीं लगी है। हवाई फायरिंग के वीडियो भी वायरल है। सबसे बड़ी बात है कि इस तरीके का पूरा मामला निकल करके सामने आता है और कहीं ना कहीं जो वीडियोस की बात भी कर रहे हैं वो भी है आत्मरक्षा में। वो व्यक्ति भी कह रहा है कि मैंने गोली चला दी, लेकिन उसमें एक व्यक्ति घायल भी हो गया। तो आखिरकार पुलिस की तरफ से इस पर बयान क्यों नहीं आया, ये एक बड़ा सवाल है। क्या पुलिस ने व्यक्ति को या हिरासत में कोई बात कुछ भी किया है, कोई कार्रवाई की है इस पे इंद्रवीर? या हिरासत में अभी बस यही कह बिल्कुल हिरासत में लिया गया, अखंड पूछताछ चल रही है और पूछताछ के बाद जो उनकी अग्रिम विधिक कार्रवाई होगी वो करी भी जाएगी। लेकिन अभी तक फिलहाल फायरिंग हुई है ये पुष्टि है, गोली लगी है इसकी पुष्टि नहीं है। तो अभी तमाम तरीके की अपनी जो कार्रवाई है, हिरासत में लिया गया है उस व्यक्ति को जिसको तथाकथित तांत्रिक बताया जा रहा है और पूछताछ रायबरेली पुलिस या यूं कहे सदर कोतवाली और क्षेत्राधिकारी आशीष निगम की टीम जो है लगी हुई है और अपने तरीके से पूछताछ की जा रही है। अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। अब देखना होगा कि रायबरेली पुलिस आखिरकार क्या करती है इस तथाकथित तांत्रिक के ऊपर जो इन्होंने फायरिंग करी है, किस वजह से करी है, क्या था पूरा मामला। अब खैर ये पुष्टि के बाद ही पता चलेगा। अखंड, क्या इंद्रवीर इस पूरे मामले में किसी ने कोई लिखित तहरीर भी दी है? क्योंकि देखिए अगर इस तरीके का मामला सामने आया, क्योंकि क्या है पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेकर के इस पर कार्रवाई की या फिर किसी तहरीर पर पुलिस ने कार्रवाई की है? देखिए अभी तक तहरीर की पुष्टि फिलहाल नहीं है, लेकिन जो मोहल्ले वासी हैं उन्होंने कंप्लेंट करी, 100 नंबर बुलाई, फिर लोकल पुलिस को बुलाया और रात में ही मौके पर क्षेत्राधिकारी आशीष निगम अपनी टीम के साथ पहुंचे और उन्होंने पड़ताल जारी करी और तथाकथित बाबा को हिरासत में लिया। उसके बाद अब आगे की जो उनकी कार्रवाई वो चल रही है। फिलहाल अभी तक किसी आधिकारिक उसकी पुष्टि नहीं है कि तहरीर पड़ी है या नहीं पड़ी है, इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। बिल्कुल इंद्रवीर, इस पूरी खबर पर नजर जरूर बनाए रखिएगा, जो भी अपडेट होगा हमारे दर्शकों को जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इंद्रवीर इस तमाम जानकारी के लिए। तो जिस तरीके से पूरा मामला इंद्रवीर ने बताया है, तो कहीं ना कहीं इस तरीके के मामले लगातार आए और कहीं ना कहीं लोगों को, मोहल्ले वासियों को लगातार परेशान भी करते हैं ऐसे मामले। और कई जगहों पर हमने देखा है कि किस तरीके से लोगों की जिंदगियों पर भी इस तरीके के जो तांत्रिक हैं वो भारी पड़ते हैं, बच्चों की जिंदगियां
बलि देने के नाम पर इस तरीके का अंधविश्वास में लोगों की जिंदगी, बच्चों की जिंदगी अभी कहीं खत्म हो जाती है। एक और खबर आपको राजधानी लखनऊ से बताते हैं, जहां पर 16 तारीख को जब कैचर टीम जो जाती है नगर निगम की, जो अवैध डेयरियां चल रही है लखनऊ में, उनको पकड़ने के लिए, तो उनके ऊपर हमला हो जाता है, जिसके बाद वो पुलिस को कॉल करते हैं। पुलिस को जैसे ही वो कॉल करते हैं, पुलिस पहुंचती है। वहां पर जो अवैध डेयरी के जो संचालक होते हैं, वो पुलिस के साथ बदसलूकी करते हैं, और वहां के जो चौकी इंचार्ज होते हैं विनय पटेल, उनके साथ इस तरीके से उनके ऊपर हमला किया जाता है कि उनकी जान लेने की कोशिश की जाती है, जिसका वीडियो अब कहीं ना कहीं वायरल है। और साफ तौर पर देखा भी जा सकता है कि किस तरीके से वहां पे जो हमलावर थे, वो किस तरीके से उस एसआई की जान लेने के लिए पूरी तरीके से आतुर थे। साफ तौर पर उस वीडियो से दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से अवैध जो डेयरी संचालक है, उन पर कार्रवाई से फड़के जो होते हैं, जो भी वहां के संचालक होते हैं, किस तरीके से जान लेने पर आतुर होते हैं। आपको बता दें, लगातार ऐसी जो अवैध डेयरियां, उस पर कार्रवाई की बात की जाती है। 16 तारीख को भी इसी तरीके से नगर निगम की कैचर टीम गई थी। वो वहां पर जो भैंसे थी, उनको डेयरी की भैंसे उनको कहीं ना कहीं गाड़ियों में लेके जाने वाली थी। तब तक वहां पर जो उपद्रवी थे, वो वहां पर पहुंचते हैं और गाड़ियों पर पथराव कर देते हैं, जिसके बाद पुलिस को अवगत कराया जाता है। पुलिस जब पहुंचती है तो उसके साथ ही बदसलूकी की जाती है, जिसके बाद आज बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। 3 थानों की फोर्स वहां पर पहुंचती है, पीएससी की टीम वहां पर पहुंचती है, और 100 से ज्यादा भैंसों को वहां से कहीं ना कहीं कैच किया जाता है, उनको लेके जाया जाता है। लेकिन सवाल ये है कि अभी भी इस पूरे मामले में जिस तरीके से पुलिस टीम पर हमला हुआ था, 24 लोगों के खिलाफ अज्ञात में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कराई है। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें कई लोगों को हिरासत में लिया गया था, लेकिन जो 2 मुख्य महिला आरोपी हैं, कल पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया, उसके बाद जेल भी भेज दिया है, और लोगों की तलाश जारी है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब राजधानी लखनऊ में इस तरीके से दबंगों के हौसले बुलंद है, अवैध डेयरी संचालकों के हौसले बुलंद है, इस तरीके से पुलिस पर भी हमला करना अपने आप में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कैसे वीडियो में जिस तरीके से दिखाई दे रहा है, साफ तौर पर वो कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रहा है कि आखिरकार पुलिस का जो इकबाल होता है, या पुलिस का जो खौफ होता है, डर होता है, क्या इन डेयरी संचालकों के अंदर नहीं है? अगर होता तो शायद इस तरीके की स्थितियां नहीं होती। वही एक और आपको खबर बताते थे, राजधानी लखनऊ से बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश की है। यहाँ पर लगातार बारिश हो रही है, और अभी भी बारिश शुरू हो गई है। लगातार 3 दिनों से बारिश हो रही है, 15, 16, 17 और 18 लगातार बारिश हो रही है, और इस बारिश ने कहीं ना कहीं जनजीवन को प्रभावित कर दिया है। जगह जगह जाम लग रहे हैं, और कई जगहों पर जलभराव की स्थिति हो गई है। और 15 तारीख के बाद से जिस तरीके से बारिश हुई है, कहीं सड़क धंस जा रही है, कहीं पर 1-1, 2-2 फीट पानी लग जा रहा है, कहीं सर्विस लेन में पानी भर जा रहा है। तमाम जगहों से इस तरीके की जो तस्वीरें आ रही हैं, वो बयां कर रही हैं कि कितनी जो बारिश है वो लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। लेकिन इतना ही नहीं, इस बारिश ने मौसम को थोड़ा सुहावना किया है, लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिल रही है, और अगले कुछ दिनों तक बारिश की इसी तरीके से रफ्तार रहेगी। मौसम विभाग की अगर माने तो जो कल तक 30% के करीब जो बारिश कम हुई थी, वो 20% रह गई थी, और ये बताया जा रहा है, ये अनुमान लगाया जा रहा है कि जो ये बारिश अभी हो रही है, इसकी वजह से लोगों को राहत ही नहीं मिलेगी, बल्कि जो सामान्य बारिश जो कम हुई थी, वो उसको भी ये जो 2-4 दिनों की बारिश है वो कवर कर लेगी। और कई जगहों पर हालात बिगड़ चुके हैं। बनारस में जो गंगा नदी है, उसका भी जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। जो कहीं ना कहीं गंगा के किनारे क्षेत्र है, नदियों के किनारे क्षेत्र है, वहां पर बाढ़ जैसे हालात है। और साफ तौर पर इसको लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और अधिकारियों को भी उन्होंने निर्देशित किया हुआ है कि ऐसी जो तमाम जगह है जहां पर भी इस तरीके की चीजें, जहां पर इस तरीके की समस्या है, उससे निपटा जाए, और उससे निपटने के लिए जो भी चीजें हैं उसको उपलब्ध कराया जाए। आपको एक बार फिर से हम आपको बता दें कि बारिश फिर से शुरू हो गई लखनऊ में, और लगातार ये बारिश हो ही रही है। अभी कुछ देर के लिए थमी थी, 10 मिनट के लिए, लेकिन फिर से बारिश शुरू हो गई है। तो ये कहीं ना कहीं बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। एक और खबर है, वो खबर ऐसी है कि 2 विदेश मंत्रालय के नाम पर फर्जी सेक्शन ऑफिसर बन करके एक होटल में जाते हैं 3 युवक, और कहीं ना कहीं वहां पर जाकर के होटल कर्मचारियों को बंधक बना लेते हैं। इस खबर को लेकर के एक बड़ी जानकारी निकल करके सामने आई कि पुलिस ने 3 में से 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिन्होंने इस कृत्य को अंजाम दिया था। आपको बता दें, ये पूरा मामला लखनऊ के गोमती नगर इलाके का है, जहां पर एक होटल के अंदर ये युवक पहुंचते हैं, और एक युवती को ढूंढते वहां पर पहुंचते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि वो अपने आप को विदेश मंत्रालय का सेक्शन ऑफिसर बताते हैं, उनके पास अपना वो आइडेंटिटी कार्ड भी दिखाते हैं, और पूरे होटल को मेन गेट को लॉक कर देते हैं, जिसके बाद वहां पर जो कर्मचारी होते हैं उसका विरोध करते हैं, जिसके बाद उनसे वो बदसलूकी भी करते हैं। तो वहीं के किसी एक स्टाफ ने किसी तरीके से होटल संचालक को फोन किया, जिसके बाद उन्होंने इस पूरी जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस पहुंचती है। पुलिस इस पूरे मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार करती है, जिसके बाद पुलिस ने इनके पास से फर्जी आइडेंटिटी कार्ड भी बरामद किए हैं। बताया जा रहा है कि दोनों के पास से
जो ये दोनों युवक थे इसमें से वाईफाई से जुड़े हुए काम करते थे। हमारे साथ ज्ञानेंद्र भी बने हुए हैं प्रतापगढ़ से। ज्ञानेंद्र, कौन सी खबर है प्रतापगढ़ से आज की? बिल्कुल देखिए, अखंड आपको बताते चले सौरभ हत्याकांड, जो सौरभ विश्वकर्मा एक कंप्यूटर संविदा कर्मी था, उसकी 13 अगस्त को निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। पूर्व ब्लॉक प्रमुख के बेटे और ये हत्या का आरोप लगा था। कल सपा का डेलीगेट उनको सौरभ के परिवार के मिलने उनके घर नहीं जाने दिया गया, क्योंकि प्रयागराज और प्रतापगढ़ का फलियारी टोल प्लाजा जो पड़ता है वहां पे उनको रोक लिया गया। उसके बाद माफी चाहेंगे, उसके बाद की बात करें तो ये परिवार से मिलने तो दिया गया। परिवार को रामफल इनारी के पास में ही एक जगह थी, वहाँ एक ऑफिस, टोल प्लाजा ऑफिस था, वहाँ पे परिवार को मिलवाया गया। जो डेलीगेशन था जिसमें से केवल 11 लोग पहुंच चुके थे, जिसमें कौशाम्बी के सांसद पुष्पेंद्र सरोज और साथ में रानीगंज विधायक डॉक्टर आर.के. वर्मा, आप भी बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे, पट्टी के विधायक राम सिंह पटेल समेत पूर्व मंत्री और कई सपा के कार्यकर्ता वहां मौजूद थे। सबसे बड़ी चीज थी कि देखा गया कि जिस दिन हत्या हुई उसके दूसरे दिन एक संदीप विश्वकर्मा थे, जो कि काफी पुलिस के साथ हाथापाई और उसके बाद लोगों के साथ हाथापाई, सपा के नेता है, प्रयागराज के रहने वाले हैं। वो जो है पोस्टमार्टम हाउस में भी पुलिस के साथ बदतमीजी और सीओ सिटी आशुतोष मिश्रा के साथ बदतमीजी, वहां के जो ढांढस बंधाने के लिए आए थे परिवारी जनों के पास, उनके साथ बदतमीजी। साफ तौर पे पुलिस ने अब बड़ी कार्रवाई की है। एक व्यक्ति है, आपको बताते चले कि अविनाश सरोज, इन्होंने एक एप्लीकेशन दी, जो है साफ तौर पे कि 307 और SC का मुकदमा संदीप विश्वकर्मा के ऊपर लिखा गया है। तो देखिए, कल सपा का डेलीगेशन तो आया ही था, लेकिन जिस तरीके से सपा कार्यकर्ता जिस तरीके से वहां पे एक परिवार के साथ, वहां के लोगों के साथ बदतमीजी और परिजनों के साथ, साफ तौर पे ये कहना कि अभी अंतिम संस्कार एक तरीके से उकसाना हो गया और पुलिस ने इसमें काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। नहीं, आखिरकार ये नहीं ज्ञानेंद्र, आखिरकार इतना बड़ा मामला बन गया है। जो डेलीगेशन है, लगातार हम देख रहे हैं कि कोई ना कोई घटना जब घटित होती है तो राजनीतिक दलों की तरफ से एक डेलीगेशन पहुंच रहा है। इस मामले में अगर इस तरीके की चीजें निकल करके सामने आए तो आखिरकार पूरा मामला क्या था? बिल्कुल देखिए, संविदा कर्मचारी था, सप्लाई ऑफिस में था, और जो बड़े तिवारी है उनका एक कोटा चलता है। कोटे में वो जो है सर्वे के लिए गया था, सुबह ही सर्वे के लिए गया था। इसमें काफी पुरानी बातें हैं, लेकिन जो ताजा मामला था कि सर्वे के लिए गया हुआ था और उन्होंने सौरभ विश्वकर्मा ने साफ तौर पे कहा था कि आप इन सारे रख रखाव को, जो अनाज है उनको रख रखाव सही से करिए, अन्यथा मुझे अपने जो उच्च अधिकारी है उनको एक तो रिपोर्ट बना करके देनी होगी। ये तो ताजा मामला था, जिस दिन घटना घटित हुई थी इसके सुबह का मामला था। अब उससे थोड़ा सा पहले चले तो सौरभ विश्वकर्मा के 4 महीने का बच्चा है, उसके जो है कार्यक्रम रखा गया था। तो ये भी कहा जा रहा है कि ऑर्केस्ट्रा बज रहा था, उसके दौरान जो है बड़े तिवारी का बेटा सौरभ तिवारी और दरोगा तिवारी, जो बड़े तिवारी के भाई हैं, उनके और अन्य लोगों के साथ उस दिन देर रात तकरीबन 4 महीने पहले सौरभ विश्वकर्मा के घर ही जो है सौरभ विश्वकर्मा सौरभ तिवारी के बीच में हाथापाई हुई थी। वो भी एक खुन्नस है। और उससे थोड़ा सा और पहले चले, एक बात और कही जा रही है कि रानीगंज अजगरा है, वहां पे एक महोत्सव होता है, अजगरा महोत्सव कहा जाता है। उस दौरान भी एक वीडियो वायरल हुआ था, तो उसमें भी बड़े तिवारी का ही नाम आया था। और साफ तौर पे ये कहा जा रहा है कि सौरभ के साथ बदतमीजी की गई थी। देखिए, कई मामले सौरभ विश्वकर्मा के साथ घटित हुई थी, लेकिन एक चीज ये भी देखा गया कि संविदा कर्मी के साथ, चाहे सुल्तानपुर, चाहे जौनपुर, चाहे अन्य आस-पास के लोगों को देखा जाए, तो हर एक संविदा कर्मी, हर एक बड़े अधिकारी उसके साथ खड़े दिखाई दिए। क्यों? क्योंकि उसके व्यवहार को हर एक व्यक्ति कह रहा था, उसका व्यवहार ऐसा नहीं था, वो किसी के साथ बदतमीजी, वो केवल अपने काम से काम रखता था। तो देखिए, हर एक व्यक्ति उसके साथ खड़ा हुआ था। बड़े तिवारी जो कि पूर्व ब्लॉक प्रमुख है, कि दबदबा रखा जाता है, काफी दबदबा माना जाता है, काफी रसूखदार व्यक्ति माने जाते हैं। तो और उनके जो भाई है दरोगा तिवारी, वो भी अगर बात करें तो दबंग व्यक्ति माने जाते हैं।
दबंग व्यक्तियों में नाम आता है। नहीं, आखिरकार ज्ञानेंद्र पुलिस ने कोई कार्रवाई की है इस पूरे मामले में? पुलिस ने कोई कार्रवाई की है? बिल्कुल, देखिए आज तक की बात करूँ तो 15 सालों में पहली बार प्रतापगढ़ पुलिस को इतना एक्टिव देखा कि मात्र घटना के 15 घंटे के अंदर जो पहला कह सकते हैं कि मुख्य आरोपी था सौरभ तिवारी के चाचा मतलब दरोगा तिवारी को वो 15 घंटे के अंदर गिरफ्तारी की गई। फिर उसके बाद सौरभ तिवारी मात्र 30 घंटों के अंदर सौरभ तिवारी और उसके अन्य दोस्तों को जो है मात्र 30 घंटे के अंदर 3 लोगों को 25-25 हजार का इनामिया घोषित किया गया, जिसमें से फिर एक व्यक्ति जो 25 हजार का इनामिया था वो अंतिम संस्कार से पहले माफी चाहूंगा अंतिम संस्कार से पहले पकड़ा गया। अभी 2 अन्य आरोपी फरार हैं, उनकी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। लेकिन फिलहाल अंतिम संस्कार 58 घंटे बाद हुआ। कल सपा का डेलीगेशन आया था, लेकिन राजनीति कम होने का नाम नहीं ले रही है और संदीप विश्वकर्मा जो है लगातार अब फेसबुक के माध्यम से कि प्रतापगढ़ पुलिस ने गलत कार्रवाई की है, लेकिन 307 और SC/ST का जो मुकदमा लिखा गया है, अब ये देखने वाली बात होगी कि संदीप विश्वकर्मा जो सपा नेता और अखिलेश यादव के साथ काफी फोटो वायरल हो रही है, वो आखिर उसकी गिरफ्तारी कब होती है? अखंड बिल्कुल ज्ञानेंद्र, इस पूरी खबर पर जरूर नजर बना रखिए, क्योंकि हर मामले को अब कहीं ना कहीं राजनीति से जोड़ करके देखा जा रहा है। फिलहाल प्रतापगढ़ पुलिस ने इस पूरे मामले में जिस तरीके से ज्ञानेंद्र ने बताया कि तेजी दिखाते हुए बहुत जल्द आरोपियों को गिरफ्तार किया है, लेकिन अभी भी कुछ आरोपी पुलिस की गिरफ्त से फरार हैं। इनको भी पुलिस जल्द से जल्द अपनी गिरफ्त लेगी। पूरी खबर पर जरूर नजर बना रखिएगा ज्ञानेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जितेंद्र हमारे साथ बने हुए बस्ती से। जितेंद्र, कौन सी खबर है बस्ती से आज? बिल्कुल अखंड, जिस तरीके से यूं कहें कि पूरा भारत देश जान रहा है कि नितिन नवीन की टीम में जिस तरीके से बस्ती के पूर्व सांसद हरीश द्विवेदी का नाम आया, क्योंकि हरीश द्विवेदी को लगभग लगातार कई बार उनको बड़ी जिम्मेदारियां मिली, चाहे आसाम की मिली हो, उनको बिहार की मिली, वर्तमान समय में विदिन कुछ दिन पहले राजस्थान का भी उन्होंने प्रभारी बनाया गया, जो कि कल वो वही कहते कि कल जब आईबीसी के जो प्रमुख है उनसे तुम्हारी बात हुई तो उन्होंने बताया कि हरीश जी से भी बात किया जाएगा, लेकिन जब उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि वो इस समय राजस्थान में है, क्योंकि वहां पे देर दोपहर तक जब उनका लिस्ट में नाम आता तो कहीं ना कहीं बस्ती जनपद में, उनके गृह जनपद में जिस तरीके से जो है ढोल नगाड़े बजा रहे गए, गुलाल उड़ाए गए, आज दोपहर से जो है बाइक रैली भी निकाल दी जाएगी क्योंकि उनके गृह जनपद है। तो कहीं ना कहीं बस्ती में हर्षोल्लास देखा जा रहा है। बस्ती में 2-2 लोगों के चेहरे की बात की जाए तो गौरवान की बात की जाए, एक तरफ हरीश द्विवेदी है तो दूसरी तरफ राष्ट्रीय लोक दल से प्रदेश अध्यक्ष चुनाए गए राजा ऐश्वर्य राज सिंह, तो कहीं ना कहीं उनका भी आज बस्ती में प्रथम आगमन होगा। तो जोर शोर से पूरी तैयारियां बनाई गई हैं। वहां पे अयोध्या यानी अयोध्या की सीमा से जैसे ही वो बस्ती में एंट्री करेंगे लगातार हर जगह उनका स्वागत किया जाएगा। हरीश द्विवेदी की अगर बात की जाए तो जिस तरीके से उनका नाम सामने आया है, नाम सामने आने के बाद में उनके गृह जनपद से पूरी तरीके से कुछ बाइक रैली भी निकाली जा रही है। तो लगातार ये जो चीजें सामने मिलकर आ रही है, कहीं ना कहीं बस्ती को विकास यानी बस्ती का लंबा विकास अब कहीं ना कहीं देखा जा रहा है, क्योंकि बस्ती में जिस तरीके से वर्तमान समय में यहाँ पे समाजवादी पार्टी के सांसद है, समाजवादी पार्टी के विधायक है, सिर्फ एक विधायक की बात की जाए तो वो कहीं ना कहीं बीजेपी तो जो बस्ती का विकास था, जो जनता का साफ कहना है कि बस्ती का विकास था वो रुक गया था, लेकिन शायद हो सकता हो बस्ती को नई उम्मीद मिले, नई किरण मिले और नई कहना कहीं जगाती हुई शायद कोई विकास बस्ती को मिलती दिखाई पड़ेगी। अखंड। बिल्कुल जितेंद्र, 2 बार से भी बस्ती के सांसद रहे हैं, इस बार चुनाव हार गए थे और जिस तरीके से कहीं ना कहीं उनको उनका नाम प्रदेश अध्यक्ष की रेस में आ रहा था, बड़ी जिम्मेदारी के रूप में आ रहा था और कहीं ना कहीं इलेक्शन से पहले एक बड़ी जिम्मेदारी हरीश द्विवेदी को मिली है और अपने आप में एक बड़े चेहरे के रूप में, और खास तौर से अगर देखा जाए तो उनकी टीम के, अमित शाह की टीम के बड़े ही खास मेंबर है और शायद इसी वजह से उनको एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है। 2027 के इलेक्शन से पहले बस्ती से नाम आना, वो भी हरीश द्विवेदी का अपने आप में एक बड़ी बात है। तो सबसे साफ तौर पर देखा जा सकता है कि बस्ती को विशेष तरजीह दी गई है हरीश द्विवेदी की वजह से और उत्तर प्रदेश को भी विशेष तरजीह दी गई है, जिसमें से 8 चेहरे उत्तर प्रदेश से कहीं ना कहीं आए हैं, तो अपने आप में एक बड़ी बात है। फिलहाल पूरी खबर पर जरूर नजर बना रखिएगा, जो भी अपडेट होगा हमारे दर्शकों को जरूर दीजिएगा जितेंद्र। फिलहाल 12 बजे 12 बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपके सामने फिर से होंगे हाजिर, तब तक ले दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।